जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों पर भी लिखी होती हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आप आज जो सत्संग सुनोगे वो मनजीत सिंह अंकल जी का है। सत्संग बहुत ही अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जैसा अंकल जी ने हमारे साथ सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मनजीत सिंह एक बेफिक्र सरदार, धर्म कोई खास मायने नहीं रखता। इसलिए जब एक दोस्त उसे गुरु जी से मिलवाने के लिए चंडीगढ़ ले गया, उसने सोचा वह बस जल्दी से उनके दर्शन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए। इसके विपरीत वह जमीन पर 3 घंटे बैठा रहा, अपनी पीठ की तकलीफ से परेशान हुए बिना। गुरु जी के शांतिदायक प्रभुत्व से वह बहुत प्रभावित हुआ। मनजीत कहता है कि उनकी उपस्थिति में शांति की हुकूमत होती है। उनकी अंदरूनी शांति की भेंट से मैं खुद को दूर नहीं कर पाया। मनजीत के लिए हैरान कर देने वाली अभी और चीजें होनी बाकी थी। गुरुजी उससे बोले कि वह उसकी राह देख रहे थे, इकबाल सिंह के बेटे की। गुरुजी बोले कि वह मनजीत के पिताजी से सालों पहले मिले थे जब मनजीत छोटा था। गुरुजी कैसे जानते थे कि मनजीत इकबाल सिंह का बेटा है? यह अभी भी एक पहेली है। वह जानते थे कि डायबिटीज की वजह से मनजीत ने विस्की छोड़ दी थी और उन्होंने मनजीत को 1 हफ्ते में 2 पैक विस्की पीने को कहा। वह डायबिटीज के रोगी को विस्की पीने को कह रहे थे, परंतु मनजीत अब डायबिटीज का रोगी नहीं रहा था। आगे होने वाले परीक्षण से यह स्पष्ट हो गया था। मेरी ब्लड शुगर की परेशानी मानो हवा में गायब हो गई थी। बस ऐसे ही मेरी स्लिप डिस्क की परेशानी थी। ऐसा लगता था मानो मुझे यह परेशानियां कभी थी ही नहीं। आगे और भी बहुत कुछ होना था। मनजीत के दूसरे बेटे ने इलाहाबाद में कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन दिया हुआ था। हफ्ते निकल गए और स्वीकृति की चिट्ठी अभी तक आई थी। बेचैन मनजीत और उसका बेटा गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने बेटे को एक 5 तोले का तांबे का कड़ा पहनने को कहा। ठीक उतने वजन का कड़ा हमने पूरे शहर में ढूंढा, अंत में हमें वो मिला। अगले दिन कोरियर से चिट्ठी आई जिसमें मेरे बेटे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब हम वहां गए तो हमें पता चला कि दिल्ली जोन की मेरिट लिस्ट में उसने टॉप किया था। मेरे बेटे का मानना है कि यह गुरुजी ने किया और वह बिल्कुल सही है, ऐसा मनजीत का कहना है। मनजीत के बहनोई की आंखों की रोशनी जा रही थी। उनकी आंखों का तरल पदार्थ सूख गया था। मनजीत उसे गुरुजी के पास लेकर गया और गुरुजी ने ऐसे टॉफी प्रसाद दिया। वो टॉफी खाने के लिए मुझे मेरे बहनोई को बनाना पड़ा। मैं खुश हूँ कि मैंने ऐसा किया क्योंकि 1 हफ्ते में उसकी आंखों की रोशनी में सुधार आया। मनजीत बताते हैं उसके बहनोई ने पटियाला से फोन करके बताया कि उसके चिकित्सक ने निश्चित रूप से कहा था कि उसकी आंखों की रोशनी सामान्य हो गई थी और वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा चमत्कार कैसे और क्यों हुआ था। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम जया आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी को हमारा शत शत प्रणाम। हमारी जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए हम इसी दुनिया में थे, आसपास के लोग भी वही थे, पर जहाँ सारा वक्त एक दूसरे से वाद विवाद में जाता था, सामने वाले को ये जताने में कि हम किसी से कम नहीं हैं, अब विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। जो भी है वो हमारे गुरु जी हैं और बस गुरु जी की बातें गुरु जी ने धीरे धीरे तैयार किया है हमें आज का किरदार निभाने के लिए। रमा आंटी का एक सत्संग जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके कानों में ओम जय जगदीश हरे बजता रहता था, तब से जब उन्हें इस गाने के बारे में पता भी नहीं था और ये तब जाकर शांत हुआ जब वो गुरुजी से मिली। लगभग 3-4 सालों तक मेरे कान में एक आवाज आती थी, मैं आम आदमी हूँ, और मैं मन में दोहराती रहती थी इन्हीं शब्दों को। कहीं भी शुरू हो जाता, मैं आम आदमी, मैं आम आदमी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की तो कभी भी अपने को स्पेशल समझा ही नहीं, तो फिर मुझसे ये क्यों बुलवा रहे हो? कभी लगता कि मुझ में गुरूर तो नहीं आ गया किसी की बात का जिसे गुरुजी उगलवा कर निकलवा रहे हैं, पर ये चलता ही रहा। मजेदार बात तो यह तब हुई जब आम आदमी की पार्टी बनी। मुझे लगा कि शायद संकेत होगा मुझे ये पार्टी ज्वाइन करने की होगी कि मैं मेंबर में भी बनी, पर थोड़े समय में पता लग गया कि ये बात नहीं है। ये शब्द चलते रहे। जहाँ तक याद है ये बंद हुआ जब गुरुजी ने जीवन दान दिया। कभी भी मैं इसका मतलब नहीं समझ पाई कि ये क्यों हुआ था। अब जब मुझे मेरा पता ही नहीं रहा, मैं का अस्तित्व नाम से होता है, जब मेरा नाम ही मुझे ऐसा मेरा नहीं लगता, तो अब क्या आम क्या खास। कहीं भी जाओ हिंदू पूजा में आपका नाम और गोत्र लेने को कहेंगे पंडित।
जब भी कहना चाहती मेरा नाम ही नहीं निकलता है, गोत्र तो भूल ही गई और ये सब बेमानी लगता है। एक बात जो समझ आती है कि मुझे आम संगतों से जोड़ने के लिए ही गुरुजी ने मुझे तैयार किया है। यदि गुरुजी से मिलने के पहले की भी जिंदगी देखूं तो पाती हूँ कि मुझे तो बचपन से ही तैयार किया जा रहा था। पर हर घटना जो गुजरती थी मेरे साथ या मेरी आंखों के सामने, मुझे बड़ी हैरानी होती कि आखिर मैं क्या हूँ यार, जो सब कुछ मेरे पास होगा ही। और हर बार मुझे सीख मिलती और कोई ना कोई चमत्कार के साथ उबार ली जाती। कितने अलग अलग रूप में गुरुजी ने मुझे तारा है। नतमस्तक हो जाती हूँ याद करके, एक आम आदमी इतने किरदारों में नहीं जीता, इस कारण मुझे अलग अलग किरदार निभाने को दिया गया। इंडिया के हाई सोसाइटी का कल्चर होता है डिफेंस का एक तरफ, जहाँ पार्टी मस्ती और अपने को बिल्कुल मॉडर्न रखना ही काम था, वहीं आज मैं बिल्कुल सिंपल गवार सी, पर उन पार्टियों से कहीं ज़्यादा खुश। कभी हर पार्टी की जान होती थी, अब पार्टी से बचने का नया नया बहाना खोजती हूँ। जहाँ भी जाती रही कोई ग्रुप चलता मेरे साथ। आज भागती हूँ लोगों से जैसे अकेले रह सकूं। अपने को इतना अमीर समझती हूँ कि मुझे लगता ही नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है, पर वास्तव में इतनी गरीब कि मेरे पास एक रुपया भी नहीं है मेरा जो मैं किसी को अपनी कमाई समझ के दे सकूं। परिवार भी वैसा ही, एक आम हिंदुस्तानी परिवार, कुछ भी स्पेशल नहीं। आज भी पति से विवाद होता ही है। एक दूसरे को आज भी कहने से बाज नहीं आती कि ये तुमने गलत किया। वहीं दूसरी और पति को भी सिर्फ एक गुरु संगत के रूप में देखती हूँ। बच्चे से इतना जुड़ाव है कि लोग आश्चर्य करते कि मैं सर्विस कैसे करती थी, पर अंदर से कहीं को जुड़ाव नहीं। समझ में ये है कि ये तो गुरुजी से की संगत है जिनकी सेवा मिली है। मुझे इतना वैराग्य कि जब भी गुरुजी से कनेक्ट हुई, ले चलने की जिद पर दूसरी और उनकी बनाई सृष्टि की हर चीज़ से इतना खास प्यार उनकी संगत से लगता है जितना प्यार बांटो कम है। गुरुजी मुझे जितना प्यार और ब्लेसिंग देते हैं, इतने में तो मुझे संत बन जाना चाहिए। पर मैं वही हूँ जो आम लोग होते हैं, क्योंकि आम आदमी ही लोगों की तरह तह तक पहुँच सकता है और यही मेरी सेवा है। अब लिखते लिखते समझा ही दिया क्यों मैं आम आदमी हूँ। शिव भक्त रही, गुरुजी ही शिव हैं। कहीं या कोई तीर्थ जाने की इच्छा नहीं रही है, पर मैं कहाँ करती। गुरुजी एक बार तो कैलाश जाना चाहती हूँ, देखूं तो वहाँ क्या है, और आप वहाँ वास करते हो। आदेश मिला अपने घर को ही कैलाश बनाओ। गुरुजी वहीं आ जाएंगे, घर को तो नहीं बना पाई हूँ। कैलाश पर गुरुजी ने कैलाश में घर दे दिया सतबरी में, जो गुरुजी का ब्लेस किया। बिल्डिंग है, उसे दुनियादारी वाले आकर्षण से छुपा रखा है। गंदी नालियों से गुजरता हुआ जब कोई पहली बार वहाँ घर खरीदने या किराए पर रहने पहुँचता है तो सीधा मना कर देता है। वहाँ जाने का रास्ता दोनों तरफ शमशानों से होकर ही शुरू होता है। जैसे कि कैलाश का रास्ता हो, कईयों ने घर ले भी लिया तो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं हुई है कि वो वहाँ उन ऋषि मुनियों को महसूस कर सके जो सदियों से वहाँ हैं। वहाँ गुरुजी हमेशा विराजमान होते हैं। हम आम हैं जो सिर्फ महसूस कर पाते हैं, पर जिन्हें उन्हें देखने की शक्ति मिली है वो प्राय उन्हें दिखते ही भी हैं। वॉक करते, कभी किसी संगत की फिक्र करते, कभी सोचनीय मुद्रा में। इसी तरह वहाँ आज भी उसी तरह निंदा, चुगलियाँ, वाद विवाद भी चलता रहता है, जिस तरह से किसी भी सोसाइटी में होता रहता है। पर जिसे गुरुजी महसूस करा देते हैं कि वो क्या जगह है, उसे फिर वही जन्नत मिल जाती है जो वो आनंद के सागर में ही डूबा रहता है। हमारा धैर्य ही आनंद प्राप्त करना है। सब उसी के लिए भटक रहे हैं, पर असली आनंद तो समझ आता है जब गुरुजी मेहर करते हैं। गुरुजी हम सबको परमानंद की अवस्था में पहुंचा दें, यही प्रार्थना है। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में सुनना। कहानी का शीर्षक है घर आए मेहमान। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता है। गर्मी की छुट्टियों में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले गए। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा को राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा, बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उत्तम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा वह फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं भी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वे आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपकी जॉब की छुट्टियां खत्म हो गई होंगी ना? फूफा जी बोले, राहुल मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर से भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ।
पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा, आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास आया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई। बुआ फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।